नमस्कार। आज मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आई हूँ। आज की हमारी जो अतिथि है उनका नाम है कांचन दीक्षित। वो फेसबुक पे ब्लॉग्स लिखती है। वो एक लाइफ कोच है। वो जो ब्लॉग्स है वो आपको मराठी में वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उनकी जो किताब प्रकाशित हुई है उसका नाम है टाइम एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो वो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है, कांचन दीक्षित टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो वो आपको उनके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। उनके कोर्सेज भी है, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो ज़रूर उसके बारे में सोचिए, उनके कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, उनकी किताब पढ़िए। और उनकी जो किताबें हैं वो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कांचन मैम के साथ बातचीत। आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इसी सवाल से मैं शुरू करना चाहूँगी। बता सके कि हाँ ये है। अभी आपका दूसरा प्रश्न। और हम लोग के लिए बिल्कुल ही पहली बार था। मेरे जवानों के लिए भी पहली बार था, मेरे लिए भी पहली बार था। नमस्कार कांचन मैम। नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं जानती हूँ आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, फिर भी आपने ये जो वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने आपके चैनल पे मुझे बुलाया। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि आप पहले भी फेसबुक द्वारा आप वहाँ पे बहुत पोस्ट लिखती है बहुत कुछ, और आपको बहुत सारे लोग वहाँ पे सराहते भी हैं। तो आप पहले ही आपने पोस्ट द्वारा और कोर्सेज द्वारा बहुत सारे लोगों तक पहुँच चुकी है। लेकिन मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूँगी क्योंकि आजकल समाज में एक तरह की नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, और ऐसी सिचुएशन में आप एक नए सिरे से ज़िंदगी को जीने के जो तरीके लोगों को बताती है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं ये चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर जाए, उनमें बदलाव आए और बहुत पॉजिटिविटी पूरे समाज में, पूरी लोगों तक ये पहुँच जाए। थैंक यू। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। आप हो कहाँ से? जी, मैं पुणे से ही हूँ। अच्छा। और शादी से पहले मैं प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती थी। अच्छा। मराठी भाषा सिखाती थी। उस वक्त बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में सिखाती थी। अच्छा। कि एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे करनी है या फिर खुद का टाइम टेबल कैसे बनाना है। और शादी के बाद कुछ 10 साल का गैप है। मैं मेरी बेटी के परवरिश में थोड़ा कुछ वक्त देने के कारण मैं और कुछ नहीं कर सके, लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट यही था कि अपने लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करें या फिर खुद को कैसे ऑर्गेनाइज रखें। हाँ। सो लाइफ मैनेजमेंट ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले से था। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा पढ़ाई में रुचि थी। लेकिन आपने जो पढ़ाई मतलब जो मास्टर डिग्री की है वो तो भाषा विषय में yes. आपने की है, तो ये इस विषय में जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है उसमें आपको कैसे रुचि पैदा हुई? पढ़ते थी और बच्चों को जब हम बड़ा कर रहे होते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, और तभी मैं साइकोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। अच्छी माँ बनने की कोशिश होती है, वो हमें इस तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। उसी वक्त NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में मैंने पढ़ा, सुना और मुझे उसमें इंटरेस्ट जगा, तो मैंने वो सीखा। मैं थोड़ा सा मेरे दर्शकों को भी ये तो क्यूरियोसिटी होगी, ये NLP क्या है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, तो ये क्या है एग्जैक्टली क्या होता है? हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा। और कंप्यूटर में जैसे प्रोग्राम्स होते हैं वैसे हमारा ब्रेन प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम को हम बदल सकते हैं। जैसे कि हमारा बिहेवियर, हमारा जो हम जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं
जिस तरह से हमारा बर्ताव कर रहे हैं, उसे अगर बदलना है तो हमारे ब्रेन का प्रोग्रामिंग बदलना चाहिए। अच्छा। उसे रीप्रोग्रामिंग कहते हैं, नए से बनाना। जैसे कंप्यूटर में हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर नया डालना है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो उसी तरह से हमारे मन में और हमारे ब्रेन में कुछ पुरानी बिलीफ्स हैं, कुछ अलग तरह से हम सोच रहे हैं जो कि आउटडेटेड है। अच्छा। उसे नए से बनाना है, रीप्रोग्राम करना है। उसके बारे में सीखने का स्टडी NLP में होता है। मतलब वो थोड़ा साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक है, वो जो बिहेवियर पर काम करने वाला ये अच्छा। कह सकते हैं स्टडी है। अच्छा, फिर लिंग्विस्टिक क्यों बोला जा रहा है उसको? क्योंकि हमारा ब्रेन लैंग्वेज से ही प्रोग्राम अच्छा, होता है। जैसे मतलब हम बात, उनकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में है। यस, अच्छा, जिस तरह से हम बोलते हैं, सोचते हैं, उसी तरह से हमारा ब्रेन प्रोग्राम होता है। ओके, तो वो मतलब उसके पीछे क्या मोटिवेशन था? मतलब ऐसी कुछ घटना हुई, क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये कोर्स करना चाहूँगी? मुझे पहले से ये लगता है कि हम हमारी ज़िंदगी खुद रचते हैं या खुद निर्माण करते हैं। अच्छा। और सिर्फ भाग्य या नसीब पे सब कुछ न छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, हमारा कौन सा पार्ट है कि हम अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। या फिर जो लोग सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोगों ने कुछ अचीव किया है, तो उनके पास ऐसा क्या खास है, उन्होंने ऐसा क्या किया, ये जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो तो सब में होती है, लेकिन मुझे वो सीखना था। और उसी दिशा में जब मैं आगे बढ़ती गई तो मेरे हाथ में जो भी मैंने सीखा, वो सब कह सकते हैं स्किल मेरे हाथ में जो भी आया वो मैं लिखती गई। और लिखते लिखते जो हम सीखते हैं ना, दूसरों को जब हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो हमें खुद को समझ में आती है कई बातें। तो ये जर्नी मेरी 2017 से स्टार्ट हुई, जब मैंने फेसबुक पेज पर लिखना शुरू किया और टाइम मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट सेंटर पे रख के अलग अलग डे टू डे लाइफ की हमारी जो लाइफ में जो घटनाएं घटती है या फिर जिस तरह की छोटी छोटी हमारी समस्याएं होती है उनके बारे में मैं लिखती गई। फेसबुक पे जो पढ़ते हैं उनकी कमेंट्स आते गए और उनकी मोटिवेशन की वजह से मैं और खुद पे काम करती गई। अच्छा, Yes. तो ये सोशल मीडिया का जो बिल्कुल, प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। तो वो आपने चुना क्योंकि आपने पुस्तकें भी लिखी हुई है। तो आपको उसमें क्या डिफरेंस लगता है? मतलब पुस्तक लिखना और फेसबुक पे लिखना, तो आप ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसा है कि आप इसको ज़्यादा पसंद करती हैं? फेसबुक पे जो लिखा है वही थोड़ा सा पॉलिश करके या उसे एक स्ट्रक्चर देके बुक में जो पब्लिशर्स जो हैं वो उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। फेसबुक पे जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, उस फॉर्म में उस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ। लेकिन बुक का एक अलग से ढांचा होता है। हाँ। तो उसमें थोड़ा बदल करके बुक्स बनी है, अच्छा। लेकिन सब्जेक्ट वही है, कंटेंट वही है। जो मेरा पहले से लिखने का जो सेंटर था वो सब्जेक्ट यही था कि टाइम मैनेजमेंट पे लिखना है, माइंड साइकोलॉजी पे लिखना है और खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लिखना है। तो सब्जेक्ट्स तो वही थे। लेकिन रिएक्शंस जो होते हैं ना, मतलब आपने पुस्तक लिखा, वो लोगों ने खरीदा, उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो हमें इमीडिएटली नहीं मिलते। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया का क्या होता है ना, यू गेट द रिएक्शंस इमीडिएटली। ऐसे लिखा, कमेंट आया, बिल्कुल कमेंट तो, आया। हाँ। तो हर रोज आपको परखने वाले या आपको जांचने वाले सामने से मिलते हैं, भले आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनकी कमेंट्स से हमें पता चलता है कि हमें क्या काम करना है, किस दिशा में काम करना है। और खुद को इम्प्रूव करने की अगर हम देखें उस दिशा में काम करें तो सचमुच फेसबुक आपको बहुत कुछ सिखाता है। और मैं सभी वाचक जो कहते हैं, रीडर्स, उनको मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे काम के पीछे वही सब है, वही मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन है। उन्होंने मुझे काफ़ी हाँ। सराहा, इनकरेज किया। अच्छा। और उनकी कमेंट्स पढ़ के ही मुझे हर रोज़ सुबह लिखने का मोटिवेशन मिलता था कि आज मैं क्या लिखूं। हाँ, क्योंकि क्या है ना, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और पॉजिटिव, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से रिएक्शंस होते ही है। तो आपका जो अनुभव रहा है, तो वो मतलब हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि आपने हमेशा पॉजिटिव, आपके लिए जो कमेंट्स आए वो हमेशा पॉजिटिव ही आए हैं।
तो कभी ट्रोलिंग नहीं हुई आपकी? बिल्कुल, मैं सच में इस बारे मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे कभी ट्रोलिंग या कोई ऐसे कमेंट्स का सामना ही नहीं करना पड़ा। उल्टा बहुत सारा प्यार मिला, सब कुछ। और मेरा जो फेसबुक पे जो पढ़ने वाली हैं सब लेडीज़ ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो कोर्स है 2020 में मैंने शुरू किया, जब लॉकडाउन का समय था, उसी वक्त टाइम मैनेजमेंट का। अच्छा। तो मैंने अलग से डिज़ाइन किया हुआ है ये कोर्स, जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। ओके। तो वही सब्जेक्ट्स, और हर कोई रिलेट करता है कि अरे ये तो मेरे ही बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि हम महिलाओं की जो जिंदगी है ना, कोई भी हो, किसी बड़ी पोस्ट पे कोई हो, बहुत बड़ा काम कोई कर रही हो, लेकिन उसकी जो इमोशंस है ना, वो घर से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, रिलेशंस से जुड़े, परिवार से जुड़े होते बिल्कुल हैं हमेशा। तो जो मैं लिखती थी या फिर मेरा जो काम है, उसे हर स्त्री रिलेट करती है। तो इस वजह से ये हुआ कि मुझे कभी उल्टा प्यार ही मिला। हाँ, बिल्कुल प्यार ही मिला, और ये मेरे ही बारे में लिखा है, या मुझे बिल्कुल ये समझ में आ रहा है, इसी तरह से मुझे रिस्पांस मिलता गया उसके बारे में। आप पॉजिटिविटी, प्यार, सकारात्मकता बांट रही है, वही आपको वापस मिल रहा है। तो ये आपका ही जो मतलब जो एक कहना है कि जो आप सोचते हैं, जो हम, तो वही आपको वापस मिल रहा है। तो ये प्रूफ होता है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी, कांचन मैडम का ये पुस्तक है जो टाइम एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है। उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके इसको ऑर्डर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में, जो मैम कहती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो वो आप कीजिए। ये मेरी आपसे विनती है। और दूसरा जो उनका पुस्तक है वो हाल ही में पब्लिश हुआ है, वो है माइंड एंड सेल्फ मैनेजमेंट। ये सारी पुस्तकें अमेज़ॉन पे उपलब्ध हैं। अगर और इस टाइम एंड सेल्फ मैनेजमेंट का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। एक लाइन है, वो बहुत पॉपुलर है, विचार बदलिए, बदलाव लाइए विचार में, आपका नसीब बदलेगा। तो ऐसी ही जब मैं आपका बायोडाटा पढ़ रही थी, तो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो थी, आदतें बदलिए जीवन बदलेगा। तो आप थोड़ा सा इसको विस्तार में बताइए। हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी पर्सनालिटी बनाती है, और वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब हमारे अंदर जो हम खुद हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है। वो बनती है हम जो हर रोज़ करते हैं, हमारे एक्शंस, जो छोटी छोटी आदतें हैं वो हमें बनाती हैं। तो अगर हम अपनी आदतों को बदले तो हम अपनी नई पर्सनालिटी, नई आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपनी आदतें बदलिए और अपनी लाइफ बदलिए। इसका आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते कि तो थोड़ा रिलेट करना आसान हो जाता है। तो हमारी आइडेंटिटी कैसे बनती है, हमारी एक्शंस और हम जो आदतों की तरह से, वो पहले हम देखेंगे। तो जैसे कि मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, या हर रोज़ मैं हेल्दी डाइट लेती हूँ, तो ये मेरी डे टू डे लाइफ की हर रोज़ की जो आदतें हैं, वो बार बार रिपीटेशन होती गई, और उसकी वजह से मेरे अंदर पक्की बिलीफ बन गई, या खुद पे मैं पक्का विश्वास करने लगी कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, या मैं हेल्थ के बारे में अवेयर हूँ, जागरूक हूँ, या मैं अपने हेल्थ की केयर करती हूँ। तो ये बिलीफ जो होती है वो एक दिन में नहीं बनती। तो हमारे मन में जो बिलीफ बननी है, उसे अगर मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें बार बार खुद ही को विश्वास दिलाना होगा, और वो विश्वास मिलता है जितनी बार हम उस एक्शन का रिपीटेशन करें। अच्छा। तो अगर मैं रीडर बनना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी तरह बुक्स पढूं, किताबें पढ़ने में मुझे रुचि हो, या फिर मैं किताबें पढ़ के अपनी लाइफ बदलूं, तो ये मेरी आइडेंटिटी बने, इसके लिए मुझे एक्शन में लाना पड़ेगा। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि जब भी हम एक्सरसाइज करनी होती है या कुछ अच्छी आदतें डालनी होती है, तो हमारे ही अंदर एक मन होता है जो हमें उसके लिए रेजिस्ट करता है। हमें उस पे काम करना होता है। अच्छा। और उन आदतों को, छोटी छोटी आदतों को बदल के, या नई आदतें खुद पे अप्लाई करके
हमें खुद की आइडेंटिटी की तरफ जाना है कि मुझे वो पक्की आइडेंटिटी बनानी है मेरी पर्सनालिटी। तो हर रोज जो हम छोटी छोटी आदतों में अगर बदलाव लाएं तो एक दिन हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, मतलब पर्सनालिटी चेंज हो हाँ, जाती है। हमारी खुद की जो पहचान है हमारे अंदर वो बन जाती है। और एक बार वो बन गई फिर हमारा बिहेवियर उसी अकॉर्डिंग होता है। अच्छा। मतलब हमारे वर्तन, हमारे बिहेवियर के लिए जिम्मेदार कौन है? तो हमारे अंदर की हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। तो हमें इनर वर्क करना है, खुद पे काम करना है। जो हम सुनते हैं ना, खुद पे काम करो, हाँ। हमारी खुद की जिंदगी बनाओ, तो हमें लगता है कि बाहर कुछ करना है। हाँ। बाहर तो होगा लेकिन उसके लिए अंदर काम करना करना है खुद पे। पड़ेगा। तो इसलिए ये हाँ। सेंटेंस हमने और हम बार बार मन 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 बोल रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, ये मन होता क्या है? हाँ, हम लोग कहते हैं कि जैसे कि ब्रेन, हम इंटरनेट पे गए तो हमें दिखता है कि ये लेफ्ट Correct. ब्रेन, राइट ब्रेन, इमेजेस हम देख सकते हैं। मन कहाँ है? पूरे शरीर में हमें अगर कोई ऐसा पूछे कोई कि दिखाओ, अवयव हाँ, तो अंग तो हाँ, है नहीं कि दिखाइए मन कहाँ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मन है। तो आजकल के जो कंप्यूटर के एग्जाम से हम समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट होता है और सॉफ्टवेयर होता है। तो हमें कोई पूछे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कहाँ है बताइए, लेकिन काम तो कर रहा है। हाँ। हम लोग मोबाइल पे भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। हाँ। हमें पता है कि उसके अंदर है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का मतलब जो नहीं दिखता फिर भी काम कर रहा है उसके अंदर। उसी तरह हमारा मन है जो हमारे ब्रेन के साथ मिलके काम करता है। अच्छा। और ये जो आपने दो शब्द पहले सुने होंगे, कॉन्शियस माइंड, हाँ। सबकॉन्शियस माइंड। Yes. तो सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे ये फिजिकल जो शरीर है वही सबकॉन्शियस माइंड का दिखने वाला रूप है। तो हमारा अंतर मन जो है वो, अगर हमें कोई पूछे कि मन देख सकते हैं, तो बिल्कुल हमारा जो शरीर है, ये जो बॉडी है, वो सबकॉन्शियस माइंड ने ही धारण किया हुआ है, या फिर सबकॉन्शियस माइंड का ही दिखने वाला रूप है। तो इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते हैं, हमें पता है बॉडी लैंग्वेज की एक्चुअली उसका कोई बड़ा स्टडी भी नहीं है। हम भी हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, कोई पर्सन एंटर करते ही हम पूछते हैं क्यों आज बहुत खुश लग रहे हो। तो हमें कैसे पता चला कि वो खुश है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चला। तो उसके मन में क्या है, उसके अंतर मन में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये हमारी बॉडी बताती है। तो मन देख सकते हैं, तो हाँ, जब सम पर्सन देखते हैं तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी बॉडी लैंग्वेज ही दिखा रही है या बता रही है। सबकॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन वो पढ़ना सबको नहीं आता। जो लोग बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, स्टडी, वो बता सकते हैं। अच्छा। और हमारे हर जेस्चर्स का, हमारे देखने के तरीके से लेकर बैठने के तरीके से, हर छोटी छोटी बातों का एक मीनिंग है जो हमारे मन में चल रहा है, वो बता रहा है। तो यही है, मन देख सकते हैं तो हाँ देख सकते हैं। लेकिन मन तो बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कॉन्शियस माइंड है। नहीं, दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा डीप स्टडी है। अच्छा। लेकिन एक इसमें कवर नहीं हो हाँ, सकता। बिल्कुल। लेकिन कॉन्शियस माइंड हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे थॉट्स अभी चल रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, आप कौन है, जो मेरी जानकारी में जितनी बातें अभी है, जितना मेरी समझ में आ रहा है, जितना अवेयरनेस में है, वो कॉन्शियस। अच्छा। जिसके बारे में मैं अभी जानती हूँ वो कॉन्शियस अवेयरनेस है। और हमारे मन का एक ऐसा पार्ट है जो अवेयरनेस में नहीं है। जैसे कि हमारे शरीर में अभी लाखों क्रियाएं चल रही है। हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, खाना हमने जो खाया उसका डाइजेशन चल रहा है। तो कई क्रियाएं हमारे अभी चल रही है हमारी जिंदगी में, लेकिन उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, या फिर उसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, कुछ पता नहीं है, फिर भी वो चल रहा है। तो वो किसके कंट्रोल में या किसके अंडर चल रहा है? तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में वो चल रहा है। ओके। तो जैसे साइंस में सिखाते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी सिस्टम है, तो थोड़ा उससे रिलेटेड माइंड और बॉडी दोनों साथ मिलके काम करते हैं। तो ये सब जो थोड़ा बहुत सीखना है, तो मेरा एक कोर्स है रीपेरेंटिंग एंड यूनिवर्स। तो अभी उसमें अवगत कराना, आप नया आप ये इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो वो क्या है रीपेरेंटिंग का मतलब? पेरेंटिंग तो सब जानते हैं, आजकल तो बहुत मतलब पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए
कि बच्चों को किस तरह से पाले, तो वो तो हो गया, लेकिन रीपेरेंटिंग क्या होता है? जी, हमारे बचपन का जो हिस्सा है 0 से 7-8 साल तक, जब हम बच्चे थे, तो थोड़ा माइंड साइंस में हम जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जब छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल तक, या हम जब बच्चे रहे तब, हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था, कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं था। मतलब कि लॉजिकल माइंड जो क्यों पूछे, लॉजिक लगाए, या कोई कमांड्स या फिर कोई बिलीव्स बननी है तो उसको रेजिस्ट करे, उसको रोके, वो करने वाला लॉजिकल माइंड तब था नहीं। तो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड जैसे स्पंज होता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन गया, कुछ बिलीव्स बन गए, कुछ प्रोग्रामिंग हो चुके। अच्छा। तो वो जब बचपन में कुछ गलत प्रोग्रामिंग भी हो चुका है, हो गया है, हाँ। और इससे हम पेरेंटिंग का दोष नहीं कह सकते, या हमें पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना है, वो हो चुका किसी तरह से, और उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, छोटी छोटी घटनाएं, क्योंकि वो पूरी तरह से मैच्योर्ड डेवलप ब्रेन नहीं था, माइंड नहीं था, तो कुछ गलत प्रोग्रामिंग हो गया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम्स बन गए हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से हमारी आज की लाइफ अनफोल्ड हो रही है, या आज की लाइफ में उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी बाहर की दुनिया में चेंजेस लाना है, जैसे कि हमें फाइनेंस की क्षेत्र में काम करना है, या हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है, कुछ आदतें बदलनी है, हमारे रिलेशनशिप्स में हमें इम्प्रूवमेंट लाना है, हमें बाहर कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन ये साइंस ये कहता है कि हमारे जो पुराने प्रोग्राम्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, वही अनफोल्ड हो रहे हैं, और उन्हीं की वजह से हमारी लाइफ में घटनाएं घट रही है। हम उसी तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग बिहेव कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये साइंस ये कहता है कि वहाँ पीछे जाके कुछ चेंजेस करने हैं। अच्छा। हमारे सबकॉन्शियस में जो गलत प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उनको रीप्रोग्राम करना है। अच्छा, मतलब ये जो रीपेरेंटिंग है, ये अगर मुझे करना, रीपेरेंटिंग करना है, तो मैं ही खुद का पेरेंटिंग करने वाली हूँ। यस। तो रीपेरेंटिंग का मतलब ये है कि जैसे बचपन में हमें पेरेंट्स ने बड़ा किया, उन्होंने कुछ हमारी बिलीफ सिस्टम पे काम किया, अब हम बड़े हो गए, अब हमारी हाथ में क्या है। हम लोग ये सोचते हैं ना कि अब हो गया, अभी बन गया, लाइफ तो ऐसे ही चलेगी। ये नहीं है, हम खुद के पेरेंट बन सकते हैं। अच्छा। हमारी ज़िंदगी की डोर हम अपने हाथ में लेके अच्छा, अपनी लाइफ को दिशा दे सकते हैं, तो हम खुद के माँ बाप बन सकते हैं। तो रीपेरेंटिंग का मतलब खुद को अलग से फिर से बनाना है, रेडी करना है लाइफ को नए सिरे से सामने जाने के लिए, शुरू करने के लिए। क्या ये हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि साइंस ने भी अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये अगर आप थोड़ा समझे तो साइंस ने भी ये बताया कि हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं। पहले तो ये कहते थे कि हम स्वभाव जो एक बार बन गया तो बन गया, बदल नहीं सकते। स्वभाव मराठी में बोलते हैं ना, स्वभाव वाला औषध नहीं। तो अभी ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि ब्रेन हम मोल्ड कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक अपनी मोल्ड कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, वैसे ब्रेन भी बदलता है। अच्छा। उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है हम सबके लिए कि हम अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं हम ले जा सकते हैं। सब कुछ भाग्य पे छोड़ के हमें रोते रहने की ज़रूरत नहीं है या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने बात की कि ब्रेन एंड माइंड, तो ऐसा एक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कविताओं में, कई लेखों में ऐसी है कुछ। मराठी में अगर मैं बताऊं तो मैं बता सकती हूँ। एक चंद्रशेखर गोखले जो फेमस पोएट है, उनकी एक चारोळी है की माझं मन आणि मेंदू यांचा 36चा आकडा आहे, माझं मन अगदी सरळ आहे पण मेंदूचा रस्ता वाकडा आहे। तो मतलब इसका मतलब है कि जो मन है तो वो सरल है, लेकिन जो मस्तिष्क है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है। तो
ऐसा भी एक कहना है, ऐसी मान्यता है कि जो मस्तिष्क है वो बहुत प्रैक्टिकल उसका अप्रोच होता है, उसकी जो विचारधारा है वो प्रैक्टिकल है, और मन की जो विचारधारा है वो थोड़ी सी इमोशनल है। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, हम लोग इवॉल्व हुए हैं। हमें पता है कि हमारी जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसमें हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है। पहले जब पृथ्वी पे रेप्टिलियंस थे और वो रेप्टिलियन ब्रेन हमारे पास अभी भी है और उसकी ग्रोथ हुई है, वो डेवलप हुआ है। लिम्बिक सिस्टम बाद में बनी जब इमोशंस निर्माण हुए प्राणियों में, तो वो ब्रेन का अलग पार्ट है। और अभी जो आधुनिक या नया आदमी है उसका जो डेवलप हुआ ब्रेन पार्ट है उसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, या जो नया ब्रेन है जो उसका अलग से भाग है। तो हर ब्रेन के पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। तो जो लिम्बिक सिस्टम पार्ट है ब्रेन का, वो सारा इमोशंस का पार्ट है, जहाँ पे सारी फीलिंग्स हैं। ओके, सो ब्रेन और माइंड दोनों साथ मिलके, जैसे पहले बताया कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, उसी तरह ब्रेन जिस तरह से काम करता है तो माइंड भी उसी तरह से प्रोग्राम होता है। तो इमोशंस का पार्ट, यस, ब्रेन में एक पार्ट है जहाँ पे इमोशंस रहते हैं, स्टोर हैं, और मतलब जहाँ पे फंक्शन वहाँ पे चलता है इमोशंस का। और माइंड का वही पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, जो उसके साथ है और काम करता है। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं ये साथ में ही मिलकर हाँ काम चल रहा है। और लॉजिकल हमारा जो एनालिटिकल ब्रेन है, जो बुद्धि विचार करने वाला ब्रेन है, उसे हम जो नियोकॉर्टेक्स जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है वो कह सकते हैं, उसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। मतलब लॉजिक जो लॉजिकली जो चलता है, अवेयरनेस है जहाँ पे जो सवाल उठाता है, सवाल पूछता है, क्यों, कैसे, इस तरह से। अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और पूछना चाहूँगी आपको। मुझे नहीं लगता कि हमारा जो सिलेबस है तो उसमें कहीं भी टाइम मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया हो। मुझे लगता है कई मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेस हैं जहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर पाई चार्ट बनाओ, वीक प्लान करो, बस उतना ही। लेकिन टाइम मैनेजमेंट ये तो इतना मतलब इम्पॉर्टेंट, इतना अहम विषय है, तो उसको हमारे देश में, भारत में उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ऐसा मुझे लगता है। आप इतने सालों से उसमें काम करिए, तो आपका क्या है ऑब्जर्वेशन? हाँ, एक्चुअली माइंड मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट मतलब माइंड मैनेजमेंट, क्योंकि आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर सकते। अभी थोड़ा टाइम हमने फ्री कुछ भी नहीं किया तो भी टाइम तो बीत रहा है, समय पास हो रहा है, निकल रहा है, हमारे हाथ से निकल रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब माइंड मैनेजमेंट। हमारे इमोशंस को मैनेज करना हमें जब आ गया, हमारे माइंड को मैनेज करना आ गया, तो हमें टाइम मैनेजमेंट आ गया। क्योंकि अभी मेरी फेवरेट मूवी चल रही है टीवी पे, मुझे वो देखना है, लेकिन उससे अवॉइड करके अगर मुझे पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई करनी है, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट को साध लिया, लेकिन मैंने माइंड को साध लिया, कुछ इमोशंस पे काम किया। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट इज़ माइंड मैनेजमेंट। तो माइंड मैनेजमेंट पे डेफिनेटली हमारे भारत में काम हुआ है। और मन के पूरी स्पिरिचुअलिटी में पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे आगे है। सो माइंड मैनेजमेंट पे डेफिनेटली काम हुआ है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है टाइम मैनेजमेंट, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज में अलग से देखा गया है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड है और वहाँ पे कुछ गोल्स अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी या फिर टेक्निक्स, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट को देखा जाता है। हमारे यहाँ जो परिवार या फिर स्पिरिचुअलिटी का बेस है भारत में, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस बेस पे जो हमारा देश, हमारा कल्चर खड़ा है, तो हमें सिर्फ मटेरियल चीज़ों के पीछे भागने के लिए सिखाया नहीं गया, या फिर उनके कुछ अचीव करना है, गोल्स अचीव करने हैं, तो बस मटेरियल चीज़ों पे ही फोकस करने को सिखाया नहीं गया है। तो हमें रिश्तों को भी महत्व देना है, हमें अध्यात्म में भी रुचि है, हमें खुद पे भी काम करना है, फिर आराम भी करना है, क्योंकि हेल्थ पे भी काम करना है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करते हुए हम थोड़ा सा पीछे हैं, ऐसा लगता है अलग देशों, अलग-अलग देशों की तुलना में, तुलना करें तो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट पे हमारे देश में काम नहीं हुआ है। क्योंकि आश्रम व्यवस्था
हाँ। जो हमारे यहाँ थी कि गुरुकुल व्यवस्था थी, तो उसमें बिल्कुल लाइफ के कितने साल गुरु के आश्रम में बिताने हैं, फिर शादी करके कितने साल गृहस्थ आश्रम में रहना है, तो ये सब बिल्कुल एक सिस्टम था, तो वो भी तो एक तरह का टाइम मैनेजमेंट ही है, बिल्कुल। तो उसी तरह से काम हुआ है। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, या फिर हम कह सकते हैं आधुनिक नए तरीके से टाइम मैनेजमेंट आया है, जिसमें कुछ कुछ टेक्निक्स हैं। तो हमें थोड़ा मिक्स करके दोनों का संतुलन साध के या दोनों को समझ के नए सिरे से टाइम मैनेजमेंट को सीखना हो। तो आप वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, हाँ, बिल्कुल। जो डिज़ाइन हुआ है वो उसी तरह से। ये तो बहुत आपका काम, जब आपने ये डिज़ाइन किया तो आपको काफ़ी सारी स्टडीज़, काफ़ी मतलब बहुत काम करना पड़ा होगा। मैंने तो मेरा ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो महिलाओं के लिए है। हाँ। तो मैंने पढ़ाई से ज़्यादा मैंने खुद की लाइफ को ही समझने की कोशिश की है, और मेरी तरह जो है सब उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश की है। जो प्रैक्टिकली आपने हाँ, जो देखा, यस बिल्कुल, क्योंकि खुद के अनुभव से आया हुआ। और आज जो महिलाओं की लाइफ देखे तो जॉब भी करना है, बच्चों को भी बड़ा करना है, और करियर, खुद का घर है, परिवार है, हेल्थ है सबकी, तो ये सब कैसे मैनेज करें, और वो मैनेज करते वक्त कुछ ऐसा तरीका है कि हम थोड़ा इजी कर सके और थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाल सके। क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना है, और वही कोशिश मेरी इस काम को डेवलप करती गई, या फिर मैं सीखती गई और उसे जोड़ती गई जो हमारी डे टू डे लाइफ है उससे। और ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ जॉब करने वाली औरतों नहीं, बिल्कुल सबके जो हाउसवाइफ्स है उनको भी, क्योंकि उनको देखने का एक नज़रिया भी थोड़ा सा अलग है, और वो गलत है कि घर पे ही होती है, लेकिन घर पे होती है इसका मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, तो कोई कहेगा कि उसका कुछ ज़्यादा वजन नहीं है, वो तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन अगर कोई कहे कि 8 घंटे उसे पकड़ के रखना है, तो हाथ दुख जाता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी है। तो उस काम तो छोटे छोटे लगते हैं कि ये क्या काम है हुआ, इसमें क्या है, वो छोटा है शायद, लेकिन वो जो जिम्मेदारी से करना है और कंसिस्टेंसी है उसमें, हर रोज करना रोज है, तो वो जो है ना वो थका देता है, या फिर वो जिम्मेदारी का जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा है, इस तरह से ज़्यादा है। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक मिले, थोड़ा खुद के लिए गैप मिले काम करते करते, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मदद करता है कि कैसे खुद के लिए हम समय निकाल सकें। तो वो एक स्किल है। हाँ, और वो जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा एंजॉय भी करें, हाँ, उसको देखने का नज़रिया बदले, अप्रोच बदले, तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो सकती है। तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये तो सच में माइंड मैनेजमेंट है। और जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ माइंड मैनेजमेंट नहीं, ये तो लाइफ मैनेजमेंट है। तो ऐसी आदतें हमारी बदल के हम हमारा जीवन बदल सकते हैं। ये बहुत ही सकारात्मक विचार है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम नसीब पे छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही होने वाला था, ऐसे ही होगा। तो वो अगर हम बदल सके तो पूरे समाज में, क्योंकि क्या है ना आजकल ना बहुत सोशल मीडिया का, जैसे हमने पहले भी बात की, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से उसका जो परिणाम होता है हम पे, वो दोनों है। तो कई बार जो आजकल जो पूरे समाज में चल रहा है, वॉर चल रहा है, फिर पॉलिटिक्स में भी कोई अच्छी चीज़ें नहीं चल रही, अगर हम मतलब नेगेटिविटी बहुत है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अनसर्टनिटी का जो एक माहौल है, लाइफ का भी, जॉब आज है कल नहीं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये माइंड मैनेजमेंट करना और लाइफ मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, ये विचार ही इतना मतलब सुखदाई है कि ये मैं कर सकती हूँ। तो मैम थैंक यू सो मच। और दूसरा मुझे ये पूछना था, हमने पहले रीपेरेंटिंग की बात की, लेकिन आपका जो दूसरा कोर्स है वो मैंने जब पढ़ा तो उसमें रीपेरेंटिंग एंड यूनिवर्स, तो ये भी आपने उसमें वो आप परिचित कराना चाहती है लोगों को उससे, तो वो जो पूरा नाम है उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए।
आजकल हम अलग अलग कोर्सेज देखते हैं और उसमें इनर चाइल्ड के बारे में अलग से कोर्स देखते हैं, हीलिंग के बारे में देखते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आज के बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। सोशल में ऐसे खोला फ़ोन, ढेर सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हीलिंग है, बहुत सारे हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे मैं कहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल समुंदर है और जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या सीखना है, मुझे एक्चुअल में अभी कौन से एरिया पे काम करना है या मेरी नीड क्या है, कौन सी ज़रूरत है। तो मैंने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया इसमें मैं खुद के इनर वर्क के बारे में बेसिक जानकारी देती हूँ। अच्छा। कि अगर हमें ये अलग अलग कोर्सेज हमारे सामने आ रहे हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या सीखूं या मुझे ये समझना है कि ये कोर्सेज क्या हैं, इनर वर्क क्या है, मन क्या है, मन के बारे में थोड़ी जानकारी, इनर चाइल्ड, इतने सारे कोर्सेज हैं, वीडियोस, ये क्या होता है। और मिसकॉन्सेप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है क्या। तो अगर मैंने ये सोचा कि अगर इसकी बेसिक जानकारी सबको मिले तो कि ऐसे होता है ना, मैप मिल जाएगा। कई अनजान जगह पे हम जा रहे हैं और मेरे पास अगर मैप आ जाए तो मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि अब मुझे क्या करना है। तो उस तरह से मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया कि अब आपको ये पूरी जानकारी मिल गई है कि ये सब बेसिक हैं, ये मेन बातें हैं। अब आप चुनो कि आपको कौन सी दिशा में आगे जाना है, आपको नए से क्या सीखना है। तो उसमें जो रीपेरेंटिंग का तो मैंने बताया, यूनिवर्स के बहुत सारे लॉज हैं। जैसे ग्रेविटी का लॉ हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो वो ज़मीन अट्रैक्ट होती है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकती हूँ, आप थोड़ा सा ये बताइए यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड जिसको ब्रह्मांड, जैसे कि अभी साइंस तो बता ही रहा है कि हम तो ये सिर्फ पृथ्वी नहीं है, और भी गैलेक्सीज हैं और ये अनंत है, अनादि है। हम आए दिन हम शोध कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं सब कुछ। अपनी ज़िंदगी में तो हम इस पूरे संसार को जान नहीं सकते या हमें नहीं लगता कि हम अपनी साइंस तो हमेशा काम करता ही रहेगा और हमें अलग अलग गैलेक्सीज का हमेशा नया नया हम ढूंढते ही रहने वाले हैं। लेकिन आज तक जिन लोगों ने स्टडी किया है, फिर वो अध्यात्म में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो या साइंस में हो, हमें कुछ नियम पता चले हैं कि यूनिवर्स कुछ नियम से काम कर रहा है। अच्छा। जैसे कॉज एंड इफेक्ट। ओके। या फिर वैसे तो यूनिवर्स के कई लॉज हैं, उनमें से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा। तो ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का एक ही नियम है। यूनिवर्स कई नियमों पे चलता है और उसमें से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि ग्रेविटी का नियम है कि साइंस में हमने पढ़ा है कि कोई चीज़ अगर ऊपर से गिर रही है तो वो नीचे ही जाएगी, वो आसमान में नहीं जाएगी। तो ये नियम काम करता है, चाहे वो व्यक्ति भारत में हो या अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो। साइंस हर जगह सेम काम करता है। वैसे यूनिवर्स के कई लॉज हैं, उसमें से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमें ये ढूंढना है कि ये लाइक का मतलब क्या है। हमें लगता है कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, फिर मेरी लाइफ में बुरी घटनाएं या फिर बुरे लोग कैसे मैंने अट्रैक्ट किए। तो उसके पीछे हमें समझना है कि ऐसा मुझ में क्या था जो मैंने अट्रैक्ट किया। और अट्रैक्शन का नियम, जैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का नियम भी यहाँ पे काम करता है। तो वो जैसे सीक्रेट बुक आई, फिर उसकी डॉक्यूमेंट्री मूवी आई, तो उस पर बहुत विवाद भी हुआ। एक अलग से एक ग्रुप है जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फॉल्स झूठ है। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स आया और जैसे स्टडीज़ में हम लोग अभी देखते हैं कि हम वो बच्चे नहीं हैं जो हमारे स्कूल में हमने क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ा। ये तो कंप्लीटली अभी नया जो अभी आया। तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे कि हमें थोड़ा विश्वास हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काम कर सकते हैं या उस पर भी विश्वास रख सकते हैं। जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, यानी जो देखने वाला है उसके देखने से कुछ परिवर्तन आ रहा है सामने के दृश्य में। ओके। यानी जो देखने वाला है दृष्टा, उसकी वजह से दृश्य में भी चेंजेस आए। इस तरह का वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ही है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इंटरनेट पे उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। ओके। तो जो देखने वाला है उसके देखने की वजह से जो
कण हैं उन्होंने अपनी दिशा बदली। पहले जैसे मूवमेंट्स चल रहे थे उन कणों की, वो बदल चुके और उन्होंने अलग दिशा में जाना शुरू किया, डायरेक्शन बदली। तो जब देखने वाला होता है तो दृश्य भी बदलता है। तो इससे ये पता, हमें ये प्रूफ मिलता है कि मैं जिस तरह से सोच रही हूँ या दुनिया को जिस तरह से देख रही हूँ, अगर मैं वो बदलूँ तो मेरी लाइफ भी बदल सकती है। तो इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट्स के नाम से भी कहा जाता है। हमें बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। और कई लोगों ने इस पे काम किया, कुछ प्रूफ मिले और आखिर में सब कुछ बिलीफ है। हमारे बिलीफ पे ही सब कुछ चल रहा है, विश्वास। उस पे काम करने की ये कला कह सकते हैं। अगर आपको साइंस नहीं कहना है तो इसे कला कह सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली भी अभी वो प्रूफ हुआ है, हो रहा है, काम चल रहा है, उस पे काम कर रहे हैं हम सब लोग, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इस पे काम करे। लेकिन मैं खुद को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वाली ट्रेनर नहीं समझती हूँ, या मैं उस पे काम नहीं करती हूँ, मैं क्लैरिटी पे काम करती हूँ। अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना चाहता है तो मैंने अपनी बुक में भी यही लिखा है और मेरे कोर्स में भी मैं यही सिखाती हूँ कि पहले माइंड समझे, इनर चाइल्ड हीलिंग समझे, क्योंकि वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी की बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होती है कि जैसे हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, जैसी फ्रीक्वेंसी हम होते हैं, वैसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, वैसे लोग, वैसी घटनाएं हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। तो खुद पे काम करना, अगेन खुद पे काम करना, लाइफ की जिम्मेदारी लेना, ना कि किसी जादू के पीछे भागना है कि मुझे कोई मिरेकल की उम्मीद है या फिर मैं रटती रहूं अफर्मेशंस। नहीं, आजकल कई गलत दिशा में जो जाते हैं बस वही बोलते रहते हैं। उनको लगता है कि बस मैं पॉजिटिव सोचती रहूं या फिर बोलती रहूं, रिपीट करने से वो चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर लूँगी, तो वो नहीं है। अच्छा, तो इनर चाइल्ड हीलिंग जो विषय है वो इसी बेस पे है कि हमारे अंदर जो वुंड्स हैं, कुछ पास्ट में कुछ गलत प्रोग्राम्स हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसी पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न काम कर रहा है। अच्छा। और वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें हीलिंग पे काम करना होगा। तो मैंने हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा, कॉम्बिनेशन करा, जोड़ा है और क्लैरिटी पे काम किया है। न कि मैं ये नहीं बताती हूँ कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं कहती हूँ कि यहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। ये समझो, ये मैप हाथ में लो और इस मैप की मदद से आप एक्सप्लोर करो जो सब कुछ अवेलेबल है अभी, और आप आगे बढ़ो, आप सीखो। ये पूरी लाइफ टाइम, मतलब लाइफ मैनेजमेंट, मेरी दोनों किताबों में शब्द है सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये जर्नी है जहाँ पे हमें जिंदगी भर सीखते रहना है, खुद पे काम करना है, इनर वर्क। अगर ऐसा होता है तो हमारे करियर में भी बदलाव आएगा, रिलेशनशिप्स में बदलाव आएगा, जो हम चाहते हैं कि शांति, पीस। यस। तो एक पीसफुल लाइफ जिसको बोलते हैं, जिसको एक हमारा जो अल्टीमेट क्या बोल सकते हैं, डेस्टिनेशन जो है वो तो आनंद पाना होता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट वो हो सकता। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी जब हम अपने लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी दुख है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, कोई और, जैसे नहीं गवर्नमेंट है, हमारे पेरेंटिंग में भगवान है, या तो फिर कुछ और बहुत सी चीज़ है जिसे हम ब्लेम करते हैं। लेकिन ये सब सीख के हम जिम्मेदारी लेते हैं और ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हैं, तो वो सच में एक फ्रीडम है। वो फ्रीडम है। वो असली फ्रीडम क्या है कि मेरी लाइफ है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और आगे भी मैं अपनी लाइफ बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। और हमें लगता है कि जैसे कि हमारे रिलेशनशिप्स हैं, आजकल हम मैरिटल लाइफ में भी देखते हैं कि कई सारी समस्याएं होती है शादी में, रिश्तों में। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला बदले, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सामने वाला बदले तो मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आए। लेकिन जब हम खुद पे काम करना शुरू कर देते हैं, खुद के माइंड के बारे में समझते हैं, खुद की लाइफ के बारे में समझते हैं और छोटे छोटे चेंजेस लाना शुरू करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पे होता है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं उन पे होता है।
मतलब खुद को बदलो, यस बिल्कुल। तभी दूसरे मतलब सामने जो की जो- चेंज आप देखना चाहते हैं तो वो पहले खुद को चेंज करना। रियलिटी बदलती है जो हाँ। हमारी। हाँ मैम, अभी आपसे बात करते करते मुझे ये इतना मतलब अभी इतना पॉजिटिव लग रहा है कि अरे ये तो मेरी ज़िंदगी तो मेरे हाथ में है कि मैं अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ तो मैं बदल सकती हूँ जो चीज़ें मैं चाहती हूँ। वाह, दैट्स मस्मराइजिंग। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और ऐसा लग रहा है मैं सुनती ही जाऊँ, Thank you. लेकिन थोड़ा सा एक टाइम रिस्ट्रिक्शन है। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग हियर, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कैसी लगी आपको आज की पॉडकास्ट? आज मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी की जो बागडोर है वो मेरे हाथ में है। ये जो रियलाइजेशन आज मुझे हुआ है तो वो मेरे लिए बहुत ही अहम है। तो आप भी ये पॉडकास्ट सुन के आपको क्या लगा वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप किसी और विषय पे पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है थॉटकास्टर्स, इस नाम से उसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपको आने वाले पॉडकास्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।